पेशेंस रखना जरूरी है उसके लिए जी। इसके अलावा एक अंग्रेजी और हिंदी का एक वो है कि मीडियम कौन सा चुने विद्यार्थी, उस पर भी आप थोड़ा सा। देखिए, जहाँ तक मीडियम की बात है, निश्चित तौर पर संख्यात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं सिलेक्शंस प्रोपोर्शन के हिसाब से वो काफ़ी कम है, परंतु ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शंस नहीं होते या बिल्कुल नहीं होते। मेरे सामने मेरे साथीगण काफ़ी सारे हैं जो हिंदी मीडियम से जो है यूपीएससी की यात्रा तय करके आज देश की जो है उच्चतम सेवाओं में सेवारत हैं। तो लगातार परिश्रम, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में ही रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। केवल फ़र्क केवल इतना है कि इंग्लिश मीडियम में कभी कभार किताबें, नोट्स, मटेरियल का आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हिंदी मीडियम में वो थोड़ा सा कभी कभार उसमें कठिनाई आती है, परंतु ऐसा कतई भी नहीं है कि हिंदी मीडियम से करने से कोई सिलेक्शंस की रेट कम हो जाती है या सिलेक्शंस होने की संभावनाएं कम हो जाती है, ऐसा कतई नहीं। हिंदी मीडियम भी धीरे धीरे करके अब काफ़ी संख्या देने लगे। जी, निश्चित तौर पर। और जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मेरी भी यही गुजारिश है, जो मीडियम आपका कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, आत्मविश्वास महसूस करते हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, वही आपको सफलता दिलाएगा। सब्जेक्ट चयन को लेकर के आपकी कोई सलाह, विषय चयन जो करते हैं? यूपीएससी की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज़ करना पड़ता है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने के कई तरीके हैं। एक आपका कोर जो अब तक आपने पढ़ाई की है वो इंजीनियरिंग हो सकती है, वो मेडिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो सकते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो एक तो आपका कोर एरिया होगा। दूसरा, यदि ऐसा कोई सब्जेक्ट आप चुनना चाहते हैं जो कि आपके कोर एरिया में नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी एक उत्सुकता होनी चाहिए उसको पढ़ने की, समझने की, और सामर्थ्य और इच्छा होनी चाहिए उसमें अच्छा करने की। यूपीएससी बहुत लंबी सूची, आपको बहुत लंबा वृहद एक सिलेबस उपलब्ध करवाती है। सिलेबस को गो थ्रू करें, देखें कि उसमें यूपीएससी किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है। उसको सारी चीज़ों को देखने के बाद में, आपके सीनियर से एडवाइस लेने के बाद में ही तय करें कि क्या ऑप्शनल आपने रखना है। एक कमेंट्स आया सर कि अपने ही यहाँ तैनात हैं आईपीएस ब्रजेश ज्योति जी, वो हिंदी मीडियम से ही उन्होंने आईपीएससी जो है वो आईपीएस की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। इस तथ्य के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने हिंदी से किया है या इंग्लिश से। मुझे मतलब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। वो अभी आए, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ और अभी जस्ट मुझे अपना एक मित्र जो राजस्थान पुलिस में है उससे मुलाकात हुई बाहर। उसका जो कहना था कि जब लिस्ट देखी और आपका नाम देखा कि भरतपुर में आपको लगाया गया है, उसके ही शब्दों में अगर कहूँ तो सीना चौड़ा हो गया। कर्मचारियों के अंदर एक इकबाल बुलंद करने में आप सफल हुए हैं। ये काम कैसे संभव हो पाता है? देखिए, पुलिस विभाग जो है वो एक वर्दीधारी विभाग है, अनुशासित विभाग है, और एक जो है हायरार्की पुलिस विभाग में होती है। अधिकारी होते हैं, थानाधिकारी होते हैं, वृत्ताधिकारी हैं, कर्मचारीगण सारे होते हैं। हम सब लोग मिलकर के एक परिवार हैं, और परिवार में जब तक आपस में विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी अच्छा काम हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपनी फ़ौज में पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं और प्रयास करता हूं कि फ़ौज भी अपने कप्तान में भरोसा करे, विश्वास करे। मेरी तरफ से अच्छा कार्य करते हुए अगर उनसे कोई 2 गलती भी हो जाती है तो उसे हम नज़रअंदाज करते हैं। यही विश्वास है जो कि एक टीम को और बेहतर बनाता है, और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, और एक आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, चाहे वो किसी भी रैंक में हो, वो बनाने में हमारी मदद करता है। करीब 4 दर्जन लोगों ने आपको नमस्ते बोला है, उनकी नमस्कार ले लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। 3-4 कमेंट्स इस बात के आए हैं कि बयाना कस्बे में जो छात्राओं का स्कूल है उसके रास्ते में कई मनचले जो हैं वो लड़कियों को बेहद तंग कर रहे हैं,
उस पर आप थोड़ी सा ध्यान देने की मांग कर रहे हैं लोग से। निश्चित तौर पर जैसा कि आपको विदित होगा कि राज्य सरकार द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा एक ऑपरेशन गरिमा भी चलाया जा रहा है। उसी के तहत जो समस्या आपने बताई है, हमारे यहाँ पे महिला गश्ती दल है, जो है हमारा एक महिला स्क्वाड है, उसको हम कुछ दिन के लिए वहाँ तैनात करेंगे और इस प्रकार की कहीं समस्या है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान भी करेंगे। अधिकारी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही अधिकारी अपने फील्ड में ये जो विशेष नाम कमा पाते हैं, इसके लिए उनकी, जैसे पुलिस विभाग की अपन बात करें तो बेहतर पुलिसिंग क्या है, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझाएं। देखिए, बेहतर पुलिसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। बेहतर इंसान बनने के लिए आपके पास में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपके पास जीवन में धैर्य होना चाहिए, आपके पास में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए लगातार परिश्रम करने की, मेहनत करने की। आपके पास में एक विश्वास और भरोसा होना चाहिए जो आप अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स में, सबॉर्डिनेट कर्मचारियों में जता सकें। और ये सारी क्वालिटीज़ जब आप में होंगी तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। एक अच्छे इंसान आप जब बनेंगे और लगातार मेहनत करेंगे तो आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी बन सकते हैं। 1 दर्जन कमेंट्स करीब इस बात के आ गए हैं, मैं जल्दी निकल रहे हैं तो नाम पढ़ना संभव नहीं है, कि आप जैसे IPS राजस्थान के हर जिले में होने चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सर बताएं कि वो कौन सा दिन, क्षण था जब आपको लगा कि UPSC की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन या क्षण नहीं था। काफ़ी लंबा विचार और गहन चिंतन करने के बाद में अपने घर परिवार से, माता पिता से, दोस्तों से, अपने टीचर्स से, जो भी हमारे अध्यापक रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, सबसे चर्चा करने के उपरांत ये फैसला लिया था। क्योंकि मैं ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था और काम कर रहा था, तो उसके बाद में वो सब सारी चीज़ छोड़ करके पूर्णतः एक फील्ड चेंज करना बहुत बड़ा फैसला, बड़ा काम। और जहाँ, जैसा कि सभी को मालूम होता है, सफलता की कोई गारंटी उसमें होती नहीं है। केवल परिश्रम करना आपकी जिम्मेदारी होती है। सफलता मिले न मिले वो आपके किस्मत में भी तय होता है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्षण नहीं था कि अभी एकदम से अचानक मन में से कोई आया सोचा और कि चलो UPSC करते हैं। सोचा समझा और गहन चिंतन के बाद ये फैसला लिया गया था। कितने प्रयास आपको UPSC क्रैक करने के लिए करने पड़े? पहला जो मैंने अटेम्प्ट UPSC का दिया था वर्ष 2013 में, उसमें मेरा सिलेक्शन जो है इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ अकाउंट्स फाइनेंस सर्विस में हुआ था, वो मैंने ज्वाइन नहीं की थी। दूसरे प्रयास में मेरा भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ और आज मैं आपके सामने हूँ। दूसरे प्रयास में आपको ये सफलता मिली है। तो एक बड़ी समस्या जो आपने शुरू में कही है, खुद को मोटिवेट बनाए रखना इस परीक्षा के दौरान बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए युवा क्या करें? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने स्वयं ने कहा, एक लंबी प्रक्रिया है और T20 नहीं है, टेस्ट मैच है। हाँ। और टेस्ट मैच भी बड़ा लंबा वाला है। बहुत बार तैयारी के दौरान ये होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, एकदम से अचानक रिवीजन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ दिन होंगे जो निश्चित तौर पर हताशा भरे होंगे कि ये सब किस लिए कर रहे हैं, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो क्या होगा। और जो ये आशंकाएं दिमाग को घेर लेती हैं, ऐसे दिन भी होते हैं, आदमी हताश महसूस करता है। परंतु यही जो संघर्ष है, यही जो मन का द्वंद्व है, इससे जिसने जीत पा ली तो UPSC थोड़ा आसान हो जाता है। लगातार परिश्रम, मेहनत और धैर्य, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ये मूल जो है आधारभूत चीज़ें हैं UPSC तैयारी करने के लिए। हालांकि अब डीग जिला बनने से मेवात का इलाका भरतपुर से कट गया है, लेकिन करीब 1 दर्जन लोग कह रहे हैं कि ये जो साइबर क्राइम मेवात में जो हो रहा है, इस पर और सख्ती से नज़र गड़ाने की ज़रूरत है। सही बात है। मुझसे पूर्व में भी भरतपुर पुलिस ने अच्छे प्रयास किए हैं साइबर अपराध के क्षेत्र में।
काफ़ी संख्या में जो सिम कार्ड्स साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे थे, उन सिम कार्ड्स को बंद करवाया है। प्रोएक्टिव कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। चूँकि अब जिला नया बना दिया गया है, तो निश्चित तौर पर मेवात का सारा क्षेत्र जो था, जहाँ की अधिकांश साइबर फ्रॉड्स के मामले जहाँ से सामने आते थे, वो डीग जिले का हिस्सा हो गया। तो आने वाले समय में जहाँ पर भी दोनों ज़िले, क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई की तरह है, तो जहाँ पर भी हम अपनी तरफ से मदद सहयोग कर सकेंगे, वो आने वाले समय में भी हम करते रहेंगे। 2-3 सवाल सर, थोड़े से मेरे पास शब्द नहीं है उन्हें कहने के, आपसे पूछ लेता हूँ। कई लोगों का ये कहना है कि आप जैसे पदों पर, IAS IPS पदों पर, जब अब लिखने वाले ने लिखा है कि अनपढ़ नेताओं से जब पाला पड़ता है या कम समझदार नेताओं से पाला पड़ता है और उनकी सुननी पड़ती है, तो क्या कोई हीनता का भाव मन में आता है? नहीं, मुझे आज तक ऐसा कभी हीनता का भाव कहीं महसूस नहीं हुआ। अब वो भी लोकतंत्र में हैं, चुन के आए हैं, तो उनका मान सम्मान, जो भी व्यवस्था है जिसमें भी हम काम करते हैं, वो भारत के संविधान के अंतर्गत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और जो भी चीज़ें कानून में लिखी गई हैं, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, आप उसके मुताबिक काम करते रहें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। एक और चर्चा, आम चर्चा है कि धौलपुर में, ये उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल हुआ है, तो ऐसी चर्चा है लोगों में कि यूपी से कुछ अपराधी भरतपुर की ओर पलायन करें, इसलिए यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। देखिए, ऐसी कोई स्टडी तो नहीं हुई है, परंतु अगर ऐसी आशंका, चूंकि हमारा जिला जो है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सीमा से लगा हुआ है, मथुरा आगरा दोनों जिले लगते हैं, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ के कुछ अपराधी हों जो कि यहाँ पे आकर के शरण ले रहे हों, फरारी काट रहे हों। लगातार पुलिस के अभियान, जैसा कि कल ही आपने देखा होगा, 2 दिन से लगातार पुलिस के अभियान जारी रहे हैं। इसमें भरतपुर जिले में लगभग 200 से ज़्यादा जो है समाज कंटक आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, उनको गिरफ्तार किया गया पुलिस द्वारा। तो इस प्रकार के प्रोएक्टिव अभियान आने वाले समय में भी चलेंगे। चुनावी वर्ष है, पुलिस जो है ऑफेंसिव मोड में रहेगी, अटैकिंग मोड में रहेगी, वर्कलोड भी पूरा रहेगा। और निश्चित तौर पर बॉर्डरिंग क्षेत्र जो है हमारे सीमावर्ती गांव क्षेत्र, जिले, तहसीलें जो भी हैं, उन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। धौलपुर और करौली दोनों जगहों से बहुत सारे लोग नमस्कार करने के साथ साथ आपके कार्य व्यवहार की प्रशंसा कर रहे हैं जी। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि करौली हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर, अब वो आपकी आने वाले दिनों में जब कभी भी स्थानांतरण हो, वो अलवर चाहते हैं ताकि ये पूरा सर्किल हो जाए और अलवर को आपकी ज़रूरत है। ऐसा देखिए, जहाँ भी राज्य सरकार जिम्मेदारी देगी, पुलिस मुख्यालय जिम्मेदारी देगा, वहाँ हम काम करते हैं। धौलपुर और करौली पूर्व में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और मैं अपने मन से, अपने परिश्रम से जो भी बेस्ट टू बेस्ट कर पाया अपनी टीम के साथ में, जो भी हमारे अचीवमेंट्स रहे वो व्यक्तिगत मेरे नहीं हैं, पूरी टीम के हैं, टीम वर्क है वो। और टीम ने जो भी अच्छा काम किया, दोनों ही जिलों के स्थानीय नागरिकगण ने, सभी लोगों ने, युवाओं ने विशेषकर बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। बड़े बूढ़े जो थे उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनकी अच्छी दुआएं और मंगल कामनाएं जो होती हैं, वो जीवन में कहीं न कहीं अच्छा असर डालती। चलते चलते और कोई लोगों को संदेश आपका सर? संदेश हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि जो हमारे देश के युवा हैं, वो हमारे देश की पूंजी हैं। युवाओं को ही मैं हमेशा टारगेट रखता हूं, उनको संदेश अपनी तरफ से देता हूं, जो कि अपने जीवन में एक वैचारिक जागृति लाएं, धैर्यता लाएं, एक ठहराव और गहराई ये आपके चरित्र में होनी चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी मुद्दा ऐसा हो कि जो जिस पे आप रिएक्शन देना चाहें, वो तत्काल त्वरित ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति है उसको देखें, पढ़ें, समझें अच्छी तरीके से और फिर रिस्पॉन्ड करें।
जीवन में आप कुछ भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे रोजगार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी काम आप जीवन में कर रहे हों, ये बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं जो जीवन में आपको निश्चित तौर पे सफलता दिलाएंगी। धैर्य, मेहनत, लगातार परिश्रम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे युवाओं को जो है अपने जीवन में उतारनी चाहिए। आपकी ही फेसबुक से उठाई हुई सुकीर्ति माधव की वो पंक्तियां मैं चलते चलते और पढ़ देता हूँ। जी। दिन हूँ, रात हूँ, सांझ वाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ, आंधी में, तूफान में, होली में, रमजान में, देश के सम्मान में, अड़िग कर्तव्यों की अबचल पर पाटी हूँ, मैं खाकी हूँ, शब्द कह पाया कुछ ही, आत्मकथा में बाकी हूँ, मैं खाकी हूँ। इस संवाद के लिए बहुत छोटे से अनुरोध पर आपने ये समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।